हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अच्छा, इस वीडियो में हम जो शुरू करने वाले हैं वो है चैप्टर 1 क्लास 11 अकाउंट्स, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। जैसा कि आपको पता है, जो आपका क्लास 11 अकाउंट्स का पेपर है वो 80 मार्क्स का है। 80 मार्क्स में से 15 मार्क्स आपको 15 मार्क्स का थ्योरी आता है। ठीक है, वैसे तो 12th क्लास में 80 मार्क्स में से अराउंड 2 to 4 मार्क्स ही थ्योरी होता है, लेकिन 11th में 15 मार्क्स का करते हैं, तो इसका इंपॉर्टेंस है और इसीलिए आप थ्योरी सब्जेक्ट को भी अच्छे से करके जाइएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में तो वैसे मैं चैप्टर 1 ही कवर करूंगा, बाकी चैप्टर 2 3 इसमें आगे आता रहेगा। ठीक है, तो जो बुक मैं यूज कर रहा हूँ वो है टी.एस. अग्रवाल सर का बुक है। ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्लास 11 सीबीएसई करके। ठीक है, तो शुरू करते हैं इस चैप्टर को। अच्छा, इसमें हम लोग लाइन बाय लाइन सारा कुछ नहीं पढ़ेंगे, बस जितना इंपॉर्टेंट होगा वही देखेंगे बस। ठीक है, जो थ्योरी में आने का चांस रखता है वही बस हम पढ़ेंगे। हाँ, तो सबसे पहला है अकाउंट्स में इवेंट क्या होता है। बिजनेस के अंदर कोई भी काम हुआ, देखो पहले तो इवेंट का आपसे डेफिनेशन नहीं पूछेगा, बस मैं समझा रहा हूँ इसको। ठीक है, बिजनेस के अंदर कोई भी काम होता है उसको एक इवेंट बोलेंगे, इवेंट बोला जाता है। फर्दर इवेंट दो टाइप का हो सकता है हमारा, एक फाइनेंशियल इवेंट और दूसरा नॉन फाइनेंशियल इवेंट। नॉन फाइनेंशियल इवेंट। अच्छा, जो फाइनेंशियल इवेंट है, क्या है इसका फीचर कि दिस कैन बी कन्वर्टेड इनटू दिस मॉनेटरी टर्म्स आर कन्वर्टेबल इनटू मॉनेटरी टर्म्स। या सीधे लिख रहा हूँ कन्वर्टेबल इन मनी। ठीक है, कैनॉट बी कन्वर्टेड, कैनॉट बी कन्वर्टेड। अब एक चीज तुम ध्यान से रखो बात, कि अकाउंट्स के अंदर हम केवल फाइनेंशियल इवेंट ही लेते हैं। क्यों? क्योंकि केवल फाइनेंशियल इवेंट ही पैसे में कन्वर्ट हो सकता है, और अकाउंट्स के अंदर किसी भी चीज को आने के लिए उसको फाइनेंस कोई नंबर होना जरूरी है। तो एक स्टेटमेंट लिख देता हूँ ओनली। अच्छा, फाइनेंशियल इवेंट को ही हम क्या बोलते हैं? ट्रांजैक्शन बोलते हैं। ट्रांजैक्शन, फाइनेंशियल इवेंट को ट्रांजैक्शन बोलते हैं। अच्छा, यहाँ पे ओनली फाइनेंशियल इवेंट्स आर कंसिडर्ड इन अकाउंट्स, क्योंकि फॉर एनीथिंग to be brought under accounts it must have some numbers. यस। अच्छा, यहाँ से हम ये भी बोल सकते हैं, देखो कि although only financial events are considered in accounts, although only financial events are considered in account, but एक सेकंड, but performance of business gets affected due to both. ठीक है, but performance यस of the business gets affected due to both, यानी कि ड्यू टू फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल दोनों की ही वजह से हमारे बिजनेस के परफॉर्मेंस पे इफेक्ट पड़ सकता है। यानी कि देखो, वैसे तो हम लोग फाइनेंशियल इवेंट को ही अकाउंट्स में कवर करेंगे, लेकिन नॉन फाइनेंशियल इवेंट भी दमखम रखता है कि हमारे अकाउंट्स को इफेक्ट, मतलब फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, प्रॉफिट लॉस को इफेक्ट कर सके। ठीक है, अच्छा, अगर फाइनेंशियल इवेंट का अगर एग्जांपल चाहिए तो बहुत है। फॉर एग्जांपल परचेज किया हमने, परचेज हुआ, सेल हो गया, ये सब फाइनेंशियल इवेंट हो गया क्योंकि पैसा कवर है इसमें। नॉन फाइनेंशियल में कि बिजनेस में स्ट्राइक हो गया, ठीक है, फिर डेथ ऑफ ऑनर, ये सब नॉन फाइनेंशियल है, लेकिन ऑल्दो इनका इफेक्ट हमारे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पे पड़ जाता है। ठीक है,
यानी अगर हम बात करें तो जो अकाउंट्स होता है, अकाउंट्स कहाँ से शुरू हुआ हमारा? Yes. अल्टीमेटली हमारा जो अकाउंट्स है वो शुरू हो रहा है कि क्या हमारा जो इवेंट है ट्रांजैक्शन है या नहीं है, यानी इवेंट फाइनेंशियल इवेंट है या नहीं। तो सबसे पहला तो काम क्या होता है हमारा अकाउंट्स के अंदर कि ये पता करो सबसे पहला कि काम वो होगा हमारा फाइनेंशियल है कि नहीं, मतलब आइडेंटिफिकेशन मॉनेटरी ऑफ टर्म्स में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल इवेंट यानी ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन, दैट इज ट्रांजैक्शन। उसके बाद दूसरा काम क्या होता है हमारा? दूसरा होता है हमारा मेजरिंग मेजरिंग इन तो मॉनेटरी टर्म्स। सबसे पहले में हमने काम क्या किया कि पहले आइडेंटिफाई कर लो क्या उसमें कैपेसिटी है या नहीं है, कि वो मतलब उस कैपेसिटी इन द सेंस क्या उसमें पैसा इन्वॉल्व है या नहीं। अच्छा, सेकंड में क्या हुआ उसको मेजर कर लो। यहाँ पे तो मैंने पता कर लिया कि कितना पैसा है। अब ये सेकंड में क्या किया मैंने कि कितने का पैसा है। अच्छा, अब थर्ड क्या बोलता है? अब यहाँ तक हम कंफर्म हो गए कि वो हम अकाउंट्स के अंदर कवर रिकॉर्ड करेंगे, करेंगे। तो वहां पे रिकॉर्डिंग कर लेंगे। ठीक है, जो हमारा रिकॉर्डिंग होता है वो कहाँ होता है? इन दी बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जिसको बोलते हैं जर्नल। और यहाँ पे जो भी रिकॉर्डिंग होता है वो लॉजिकल क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होता है। ऑर्डर में होता है। ठीक है, एक चीज देखो यहाँ पे इसको नाम दे रहे हैं हम ओरिजिनल एंट्री। ओरिजिनल कहने का मतलब एकदम फर्स्ट हैंड है। ठीक है, यानी पहली बार जो भी हमारे बिजनेस के अंदर हुआ वो अकाउंट्स में कब आता है? आइडेंटिफिकेशन पे तो बस सोचते हैं, मेजरिंग पे भी सोचते हैं, लेकिन एक्चुअली बुक्स में कब आता है? रिकॉर्डिंग के थ्रू। इसीलिए इसको बोलते हैं इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ठीक है, यस सर। उसके बाद हमारा फोर्थ होता है हमारा क्लासीफाइंग। देखो, अब थोड़ा सा और बैकग्राउंड में जाते हैं। एक बिजनेस के अंदर बहुत सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होगा। हर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पे क्या होगा? हर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पे जर्नल, हर एक जर्नल एंट्री होगा। यानी कि बिजनेस के अंदर करोड़ों में ट्रांजैक्शन होगा और करोड़ों में जर्नल एंट्री होगी। तो अब आगे का हमारा प्रोसेस क्या होता है? उसको क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, क्लासिफाई कहाँ करेंगे? इन दी मेन बुक्स ऑफ अकाउंट। इसको बोलते हैं हम लेजर। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? लेजर। यस सर, अच्छा, लेजर। लेजर के लिए जो हम वर्ड यूज करते हैं वो पोस्टिंग यूज करते हैं, जर्नल के लिए रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग। उसके बाद लेजर में हमने पोस्ट कर दिया। अच्छा, इसमें एक्चुअली ग्रुपिंग सिमिलर नेचर ट्रांजैक्शन एट वन प्लेस। ठीक है, इसमें क्या होता है? सिमिलर नेचर ट्रांजैक्शन ऑफ ट्रांजैक्शन एट ट्रांजैक्शन वन प्लेस। एट वन प्लेस। यानी कि देखो, जर्नल एंट्री में तो हमने सब कुछ डाल दिया, आंख मूंद के जो भी आया डाल दिया। उस जर्नल एंट्री में जो सिमिलर नेचर का है, फॉर एग्जांपल कैश से जो रिलेटेड है वो कैश अकाउंट के अंदर आ जाएगा, कैश अकाउंट का लेजर बना के। ठीक है, अब बाकी हर यस। पॉइंट तुमको पता ही है, एक एक चैप्टर है, तो वो तो वहां पे डिस्कस हो ही जाता है। यहाँ पे हम थ्योरी टाइप पढ़ रहे हैं बस। फिफ्थ है हमारा फिर समराइजिंग। देखो, सबसे पहले हमारा रिकॉर्डिंग हुआ, फिर उससे थोड़ा सा कम हो गया क्लासिफाइंग में, फिर अब बना हमारा समराइजिंग। यहाँ पे एकदम समरी में देते हैं, यानी हर वो इंफॉर्मेशन जो जर्नल एंट्री में है उससे बना है लेजर, तो लेजर में वो सारा होगा। अब जर्नल और लेजर से यस। हमारा समराइजिंग में बन रहा है, तो जो इंफॉर्मेशन मेरा स्टार्टिंग में जर्नल में था वो अल्टीमेटली कहाँ आ रहा है? समराइजिंग। समराइजिंग में हम मेनली जो बनाते हैं वो होता है ट्रायल बैलेंस, ऑल दो एक सेकंड बताऊंगा बाद में। फिर इसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट, फिर बनता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लॉस अकाउंट, फिर हमारा बनता है
बैलेंस शीट। ठीक है, आगे पढ़ोगे तो एक और है कैश फ्लो, क्लास 12 में आ गए क्लास कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, वैसे जो ट्रायल बैलेंस है वो समराइजिंग का पार्ट नहीं होता, बस मान लेते हैं। ठीक है, अच्छा, और जो ये कैश फ्लो वाला है ये आपका 12th में आएगा। अब बात करते हैं कि इसमें जो समराइजिंग बना उसमें क्या इंफॉर्मेशन होता है। ट्रेडिंग ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस बताता है, या रुको इसको थोड़ा सा और बता, ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस बताता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट नेट लॉस बताता है। और बैलेंस शीट हमारा एसेट लायबिलिटी और पोजीशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। यानी कि यहां से हम एक बात बोल सकते हैं कि जो मेरा ट्रेडिंग और P&L है ये फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बताता है, और ये हमारा फाइनेंशियल पोजीशन बताता है, पोजीशन। ठीक है, और समराइजिंग के थ्रू जो डेटा बना है उसको हम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन या फाइनल अकाउंट भी बोलते हैं। ठीक है, या फाइनेंशियल फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, यस सर। अब इसके बाद क्या होता है, हमारा जो भी इंफॉर्मेशन था बन गया, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, उसको हम एनालिसिस और करेंगे एंड इंटरप्रिटेशन। यानी कि जो भी जिसको भी मेनली यहाँ पे जो एनालिसिस इंटरप्रिटेशन करता है वो कौन करता है? मैनेजमेंट करता है। ठीक है, अच्छा, किस सेंस में करता है वो? मेनली उसका दो ही कंपैरिजन होता है अभी तक का, एक इंटर फर्म और दूसरा एक इंट्रा फर्म। इंट्रा फर्म। इंट्रा का मतलब अपने ही अंदर, ठीक है, यानी एक ही बिजनेस के अंदर। ठीक है, यानी सेल्फ। सेल्फ कहने का मतलब करेंट ईयर प्रीवियस ईयर। ठीक है, यानी इस साल का करेंट ईयर वर्सेस प्रीवियस ईयर, यानी पिछले साल के परफॉर्मेंस को इस साल से कंपेयर करना। अच्छा, इंटर फर्म में अदर्स के साथ, यानी कंपटीटर्स के साथ कंपेयर करना। ठीक है, यस सर। उसके बाद जो हमारा लास्ट स्टेप होता है, वो जो हमने फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बनाया है वो कम्युनिकेट करना है। हम रिस्पेक्टिव यूजर्स को कम्युनिकेशन टू यूजर्स। यहाँ पे जो हम कम्युनिकेट करते हैं वो क्या होता है? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। और ये जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हम कम्युनिकेट करते हैं, ये अल्टीमेटली हम लोगों ने बनाया कब था? बनाया था हमने समराइजिंग में। यानी ये जो ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट बना है, यही अल्टीमेटली कम्युनिकेट होता है। कम्युनिकेट किसको? यूजर्स को। आगे हम पढ़ेंगे यूजर्स कौन होता है। बस यहाँ पे इतना बता रहा हूँ कि यूजर्स हमारे दो तरह के होते हैं, इंटरनल यूजर और एक्सटर्नल यूजर। आगे इस पे डिटेल में हम बात करेंगे। तो इनको दे दिया जाता है कि उनको जो भी उससे यूज है वो यूज करें। ठीक है, यस सर। अच्छा, अब आते हैं हम बुक पे। सबसे पहले डेफिनेशन। क्या है डेफिनेशन? जितना बोलूंगा उतना ही याद करना, बाकी बस मन करे तो रीडिंग डाल देना, याद मत करना। अकाउंटिंग इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग। पहला स्टेप हमारा क्या था? आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू यूजर। यानी ये जो डेफिनेशन बना है अल्टीमेटली हमारा कहाँ से बना है? ये जो डेफिनेशन है ये अल्टीमेटली हमारा यहाँ से बना है ना। आइडेंटिफिकेशन, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, यस सर। तो इसी को लेके हमारा अकाउंट्स का डेफिनेशन बन गया। क्या
कि accounting is a systematic process of identifying, measuring, recording, classifying, summarizing, interpreting and communicating financial information to the users. ठीक है. Yes, अच्छा, sir. इसके थ्रू हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलता है? पहला तो बिजनेस के पास क्या क्या रिसोर्सेस है, यानी रिसोर्सेस अवेलेबल विद द बिजनेस, द रिसोर्सेस अवेलेबल, हाउ द अवेलेबल रिसोर्सेस हैव बीन एम्प्लॉयड, यानी उन रिसोर्सेस का बिजनेस ने कैसे यूज किया है और यूज करके क्या रिजल्ट पाया हुआ है. पहला तो क्या क्या रिसोर्सेस है, उसको कैसे यूज किया है और उसका बेनिफिट क्या मिला है. ठीक है, यहाँ से बस Yes. इतना ही याद करना है. आगे बढ़ते हैं. अब फिर से वही आ गया, पहला आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट. Accounting records only those transaction and event which can be measured in terms of money. This involves identifying transactions and event that are part of economic activity, for example purchase of raw material or sale of finished goods by the firm. Such transactions are identified with the help of bills and receipts as evidence of the transaction. यानी आइडेंटिफिकेशन में हम आइडेंटिफाई करते हैं क्या, फाइनेंशियल इवेंट्स को. ठीक है, और आइडेंटिफाई कैसे Yes, करते हैं, sir. जो भी उसके कॉरेस्पॉन्डिंग बिल या रिसीट होता है उस वो हमारा एविडेंस का काम करता है. अच्छा, दूसरा उसको मेजर करते हैं कि वो कितने का है वो फाइनेंशियल इवेंट. ठीक है, फिर रिकॉर्डिंग करते हैं. अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. रिकॉर्डिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग Yes, बिजनेस sir. ट्रांजैक्शंस ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, दैट इज जर्नल. ठीक है, ये सब हमने डिस्कस कर लिया वहां पे, यहाँ पे फिर से मैं डिस्कस नहीं करूंगा. अब हमारा है ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंट्स. अकाउंट्स बनाने के पीछे हमारा क्या ऑब्जेक्टिव होता है? पहला, मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, यानी जो भी बिजनेस से रिलेटेड अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स है उसको मेंटेन करके रखना, ताकि बाद में कभी मुझे प्रूफ के तौर पे काम पड़े तो उसको मैं प्रोवाइड कर सकूं. दूसरा हमारा डिटरमाइनिंग प्रॉफिट लॉस, यानी देखो बिजनेस कर रहा हूँ तो मुझे समझना तो पड़ेगा कि मैं कितना प्रॉफिट लॉस कमा रहा हूँ, तो वो प्रॉफिट लॉस कितना हुआ हमारा, उसके लिए हमारा मतलब फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या रहा, उसके लिए ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट लॉस बनता है. ठीक है, कहाँ पे, अकाउंट्स के अंदर. तीसरा हमारा डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन. फाइनेंशियल पोजीशन कहाँ से डिटरमाइन होता है? बैलेंस शीट के थ्रू. तीसरा हमारा फोर्थ, फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट. मैनेजमेंट हेल्प करता है किस चीज में? मैनेजमेंट को ये हेल्प करता है हमारा डिसीजन लेने में थ्रू Finance कंपैरिजंस. information. प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू द यूजर्स, जो हमारा अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन यानी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है वो उनकी अल्टीमेटली जरूरत यूजर्स के को मिल हिसाब से जाता है, उन्हें देना तो होता है. ये भी एक ऑब्जेक्टिव है. अच्छा, अगला है प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स. जो हमारा बिजनेस एसेट्स है वो कोई दूसरा मिसयूज नहीं करे, इसलिए भी हम अकाउंट्स मेंटेन करते हैं. ठीक है. अच्छा, सेम ही है हमारा Yes. फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, यानी सेम किससे सेम है? ऑब्जेक्टिव से ही सेम. Functions. ठीक है. पहला मेंटेनिंग सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, यानी बिजनेस का रिकॉर्ड सिस्टमेटिकली मेंटेन करना, प्रिपेयर करना. फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसके अंदर दोनों चीज आ जाता है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी और फाइनेंशियल पोजीशन भी. मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट, यानी कि लीगली भी आप रिक्वायर्ड है, अगर आप बिजनेस कर रहे हो और कुछ थ्रेशोल्ड से ज्यादा आपका लिमिट है तो बहुत सारा एक्ट है, फॉर एग्जांपल कंपनीज एक्ट हो गया, इनकम टैक्स एक्ट हो गया, जीएसटी एक्ट हो गया, जिसके अकॉर्डिंग आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना कंपल्सन है. ठीक है. फोर्थ, कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. किसको कम्युनिकेट करते हैं? यूजर्स को. और फिफ्थ, सेम पॉइंट, असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, यानी मैनेजमेंट को हेल्प करना. अगला है हमारा एडवांटेज, ये भी सेम ही पॉइंट है. इसमें क्या है? पहला, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस. बिजनेस के करस्पॉन्डिंग जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करना. असिस्टेंट टू मैनेजमेंट, सेम. रिप्लेसेस मेमोरी, यानी अगर आप अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं तो आपको मेमोरी में यानी याद रखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी आप कहीं पे लिख के रखेंगे. ठीक है. फैसिलिटेट्स Yes. कंपैरेटिव स्टडी, यानी कंपैरिजन पॉसिबल होता है. फैसिलिटेट सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी, यानी गवर्नमेंट के साथ अगर टैक्स लायबिलिटी में कंफ्लिक्ट होगा तो उसको सेटल करने के लिए गवर्नमेंट आपसे क्या मांगेगी? बुक्स ऑफ अकाउंट, जहां से Books पता of चलेगा कि account. कितना प्रॉफिट हुआ, फिर कैलकुलेट होगा टैक्स. सेम फैसिलिटेट्स लोन. जब कभी भी आप लोन लेने जाओगे तो बैंक आपसे क्या मांगेगा? आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी लोन लेने में भी हेल्प करता है. अच्छा, एविडेंस इन कोर्ट. कोर्ट भी इसको एविडेंस के तौर पे मान सकता है, यानी जो आप फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बनाए हो बाद में आप उसको कोर्ट में एविडेंस के रूप में भी पेश कर सकते हो कभी. ठीक है. फैसिलिटेट्स सेल ऑफ बिजनेस, यानी बिजनेस कभी भी सेल होता है तो अल्टीमेटली क्या सेल होता है? एसेट और लायबिलिटी. तो पहले Yes. एसेट और Yes, लायबिलिटी का sir. वैल्यू देखेंगे तभी तो पता चलेगा कि उस बिजनेस को कितना में खरीदना सही रहेगा. ठीक है. सेम Yes, sir. असिस्टेंस इन द इवेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी, यानी कंपनी का दिवालिया हो गया है, अब कंपनी को वाइंड अप करना है, बिजनेस को खत्म करना है,
तो किसको कितना पैसा देना है और क्या क्या एसेट बेचना है, ये सब कहाँ से पता चलेगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ही पता चलेगा। अच्छा, हेल्पफुल इन पार्टनरशिप अकाउंट्स। पार्टनरशिप अकाउंट्स में अगर पार्टनर्स के बीच Yes. में झगड़ा हो गया तो उनका सेटलमेंट अकाउंट्स के थ्रू होता है। फिर हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग, बिजनेस में जो भी मैनेजमेंट डिसीजन लेगा वो डिसीजन लेने में हेल्प करता है। ठीक है। अगला हमारा लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। ये जो पिछला 3 पॉइंट था वो तो काफी सिमिलर ही पॉइंट था, अब ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, है ना। लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। पहला लिमिटेशन, अकाउंटिंग इज नॉट फुली एग्जैक्ट। अकाउंटिंग जो है एग्जैक्ट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारे हम एस्टिमेट भी यूज करते हैं। अकाउंटिंग इज नॉट फुली एग्जैक्ट इन स्पाइट नहीं ऑफ है। द फैक्ट दैट मोस्ट ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस। ऑल्दो हम सब कुछ किस चीज के बेस पे रिकॉर्ड करते हैं? एविडेंस के बेस पे। yet some estimates are also made on ascertaining profit loss। प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए बहुत सारे एस्टिमेट भी हम लगाते हैं। फॉर एग्जांपल जो डेप्रिसिएशन वाले चैप्टर में हम सैलवेज वैल्यू लेते हैं या एस्टिमेटेड लाइफ, वो सब। ठीक है। फॉर एग्जांपल एस्टिमेटिंग द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट, प्रोवाइडिंग फॉर डाउटफुल डेट, नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ये सारा एस्टिमेट का एग्जांपल है। अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन, कुछ कुछ अकाउंट्स में ऐसा इंफॉर्मेशन होता है जो अनरियलिस्टिक होता है, यानी रियल नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल एक एक इंफॉर्मेशन होता है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, यानी जिसमें क्या बोलते हैं हम लोग कि बिजनेस चलती रहेगी। एक भाई बात बताओ, कभी तो बंद होगी। तो ये अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन है। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मे नॉट बी रियलिस्टिक सिंस अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड फॉलोइंग द अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड कन्वेंशन। फॉर एग्जाम्पल अंडर द गोइंग कंसर्न कंसेप्ट इट इज टेकन दैट द बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर foreseeable future. Accordingly, assets are recorded at cost and depreciation over their useful life. The assets may not be actually realizable at book value. ठीक है। या ये भी होता है कि देखो बुक में तो हम अपने एसेट्स को कितने पे डालते हैं, जो भी मान लो 1 लाख का परचेस किया, 10,000 का हर साल डेप्रिसिएशन, तो फर्स्ट ईयर 10,000 डेप्रिसिएशन काट के 90,000 है। तो एक बात बताओ, क्या ये जरूरी है कि बाहर 90,000 में ही बिकेगा उस दिन? नहीं है ना जरूरी। No, sir. अनरियलिस्टिक ये भी इंफॉर्मेशन। अगला हमारा अकाउंटिंग इग्नोर्स क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, जो अभी हम लोग थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि जो हमारा नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है उसको भी ये इग्नोर करता है। ऑल्दो जो हमारा नॉन फाइनेंशियल इवेंट यानी क्वालिटेटिव एलिमेंट्स भी हमारे बिजनेस पे इफेक्ट डाल सकता है। Accounting is confined to monetary matters only, therefore qualitative elements like quality or skill of the management and staff, industrial relation and public relations are ignored. ये सारा although business के सक्सेस में हेल्प करता है, लेकिन हेल्प करता है या डिग्रेड भी कर सकता है, नेगेटिव भी इफेक्ट कर सकता है, लेकिन इसको सिंस कि इसमें अमाउंट इन्वॉल्व नहीं है इसको हम कंसीडर नहीं कर पाते। अकाउंटिंग इफेक्ट्स इग्नोर्स द इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंज। यानी कि मान लो अगर मैंने एसेट परचेस किया 1 लाख, अब जैसे ही मैंने 1 लाख का एसेट परचेस किया, अगले ही दिन उस एसेट का मार्केट में बिकने, मतलब जो, और मान लो मैंने एक कार खरीदा 1 लाख का, जैसे ही मैंने खरीदा उसके बाद जो उसका प्राइस था बढ़ गया, मान नेक्स्ट डे 5 लाख होगा, तो बताओ मैं अपने बुक्स में उस एसेट को कितने दिखाऊंगा? 1 ही लाख पे 1 दिखाऊंगा। लाख ही। हाँ, यानी कि जो प्राइस लेवल चेंज हो रहा है मार्केट में उस पे उसके साथ हम अपने प्राइस उसे को अकाउंटिंग इक्वलेशन नहीं इग्नोर कर करता है। सकते। तो ये गलत है। अकाउंटिंग मे लीड टू विंडो ड्रेसिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार आता है, बहुत बार, ये सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है, डिफाइन करिए विंडो ड्रेसिंग क्या है। विंडो ड्रेसिंग का मतलब देखो, ड्रेसिंग के सामने लोग क्यों जाता है? अपने आप को सजने संवरने के लिए, यानी जो है नहीं वो दिखाने के लिए। ठीक है, तो इसी में विंडो ड्रेसिंग जो अकाउंट्स में होता है उसमें क्या होता है, कंपनी को प्रॉफिट नहीं हो रहा और प्रॉफिट दिखा रहा है। ठीक है, या लॉस कम दिखा रहा है। द टर्म विंडो ड्रेसिंग मींस, याद कर लेना इसको, द टर्म विंडो ड्रेसिंग मींस मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स इन अ वे सो एज टू कंसील, क्या करना, चुराना, कंसील वाइटल फैक्ट्स एंड प्रेजेंट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू शो अ बेटर पोजीशन देन व्हाट एक्चुअली इज। ठीक है, कंसील करना वाइटल फैक्ट्स, यानी जो जरूरी जानकारी है उसको चुराना यानी छुपाना, और प्रेजेंट करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट ताकि कि वो जो है उससे बेहतर दिखे। ठीक है, याद कर लेना विंडो ड्रेसिंग का। रोल भी सेम ही है, बस रीडिंग डाल देता हूँ। मेंटेनिंग ऑफ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड पढ़ लिया था हमने ऊपर। असिस्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, फैसिलिटेट्स कंपैरेटिव स्टडी, एविडेंस इन कोर्ट और अदर्स, सारा हो गया। रेजिंग लोन हो गया, सेल ऑफ बिजनेस, सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी। अकाउंटिंग प्रोसेस जो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, सबसे पहला क्या होता है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इवेंट, यहाँ से हमारा रिकॉर्डिंग होता है। रिकॉर्डिंग में ही बाद में हम देखेंगे, इसमें कैश बुक, परचेज बुक, सेल बुक आता है। फिर यहाँ से क्लासिफाइंग हुआ, समराइजिंग,
एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन और कम्युनिकेशन, ऑल्दो दिस इज नॉट इन सिलेबस। ठीक है, किस चीज को बोल रहा है नॉट इन सिलेबस, नहीं समझ रहा। ये मैनेजमेंट और कॉस्ट अकाउंटिंग को बोल रहा हूँ ना, जो भी हो कोई दिक्कत नहीं, पढ़ लेते। फाइनेंशियल देखो, इससे कई बार क्वेश्चन आता है। देखो ब्रांचेज ऑफ अकाउंट्स में 3 ब्रांच है हमारे, ठीक है। ब्रांचेज में कितने ब्रांचेज हैं हमारे पास? 3 ब्रांचेज है। पहला है हमारा पहला ब्रांच हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ये नॉर्मल जो हम अकाउंट्स पढ़ते हैं वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता है। एक है कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है हमारा? फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज दैट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग व्हिच रिकॉर्ड्स फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स अकॉर्ड समराइजिंग एंड इंटरप्रेट्स देम बिफोर कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स टू द यूजर। यानी ये सिंपल वही अकाउंट्स है जो हम नॉर्मल अकाउंट्स का भी डेफिनेशन देखे थे। यानी अगर क्वेश्चन आए कि व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल अकाउंटिंग, तो सिंपल वही वाला डेफिनेशन दे सकता हूं। बाकी अलग क्या है? कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग इज दैट पार्ट ऑफ अकाउंटिंग व्हिच डील्स, किस चीज से डील करता है? रिकॉर्डिंग ऑफ द कॉस्ट। रिकॉर्ड करते हैं क्या यहाँ पे? कॉस्ट। जो भी हम प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका कॉस्ट रिकॉर्ड करते हैं, ताकि कि हम पता कर पाए क्या कि एसर्टेन कर पाए या रिड्यूस कर पाए या कंट्रोल कर पाए किस चीज को? कॉस्ट को, ठीक है। दिस ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग इज कंसर्न्ड विद एसर्टेनिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, ऑपरेशंस, प्रोसेस और एक्टिविटी। यानी जो भी हमारा प्रोडक्ट है या ऑपरेशन है, प्रोसेस है या एक्टिविटी है, उनके प्राइस को क्या करना? एसर्टेन करना, जानना, ठीक है। किस मकसद से? हो सकता है या तो पहले जानने के लिए, या उस प्राइस को ज्यादा है कम करने के लिए, या कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। अगला है हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग। यहाँ पे क्या होता है? मैनेजमेंट, जो भी हमारा इंफॉर्मेशन होता है यहाँ पे, वो मैनेजमेंट यूज करता है किस चीज के लिए? अपने पॉलिसीज के। Management accounting is the most recently developed branch of accounting. It is concerned with generating accounting information relating to funds, cost, profit, etc. As it enables the management in किस चीज में हेल्प करता है? डिसीजन मेकिंग में। We may say that the management accounting addresses the needs of single user group management. और ये जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है उसको कौन यूज करता है? मैनेजमेंट यूज करता है, यानी सिंगल यूजर की है उसका बस, ठीक। वैसे जो नॉर्मल हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है उसका तो बहुत यूजर है, वो जनरल पर्पस होता है। और ये जो है स्पेसिफिक पर्पस, यानी किसी स्पेसिफिक इंसान के लिए या ग्रुप के लिए बना हुआ है, ठीक है। अच्छा एक चीज अब देखो थोड़ा सा, जो हमारा पहला स्टेप है और दूसरा स्टेप है, यानी आइडेंटिफिकेशन और मेजरमेंट, ये स्टेज 1 है, ठीक है। रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग और समराइजिंग हमारा स्टेज 2 है, और एनालिसिस एंड कम्युनिकेशन ये दोनों स्टेज 3। अब ध्यान से सुनना, स्टेज 1 थ्योरेटिकल है, ठीक है, बस सोचना है, कहीं लिखना नहीं है। स्टेज 2 भी प्रैक्टिकल है, सॉरी स्टेज 2 प्रैक्टिकल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जर्नल लेजर, फिर समराइजिंग में बैलेंस शीट रीडिंग ये सब बनाता है। अच्छा स्टेप 3 भी हमारा क्या है? थ्योरेटिकल है, बस एनालिसिस या इंटरप्रिटेशन करना, थोड़ा बहुत यहाँ पे यूज है बस, और कम्युनिकेशन कर देना, तो ये भी थ्योरेटिकल है, ठीक है। फर्स्ट टाइम बुक्स में कब आता है? रिकॉर्डिंग। उससे पहले क्या होता है हमारा? नॉर्मल थ्योरेटिकल है, बस सोच के ही करना है। रिकॉर्डिंग में पहली बार बुक्स में एंट्री होता है। अच्छा अब देखो, जो ये पहला 4 है उनको यूज करके हम क्या बनाते हैं? यानी कि 1, 2, 3 और 4, ये सारा मिलके हमारा क्या बन जाता है? बुक कीपिंग। क्या बन जाता है? बुक कीपिंग, ठीक है। तो अगर आए कि व्हाट इज बुक कीपिंग, तो बुक कीपिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग, ठीक है। अच्छा एक बात और बताओ, ज्यादा दिमाग किस चीज के लिए चाहिए? समराइजिंग करने के लिए, क्लासिफाइंग करने के लिए, या रिकॉर्डिंग करने के लिए? ज्यादा
मतलब मेहनत या फिर मेहनत नहीं, टेक्निकल दिमाग किसमें चाहिए, दिमाग का मेहनत, मैनुअल मेहनत नहीं, दिमाग का मेहनत किसमें चाहिए, समराइजिंग में ज्यादा चाहिए, ठीक है, क्योंकि जितना किसी यस चीज को तुम समराइज करोगे उतना उसमें कॉम्प्लिकेशंस बढ़ता है, ठीक है। यस सर तो जो हमारा बुक कीपिंग होता है वो यहाँ तक का इंफॉर्मेशन होता है, तो उसको बोल सकते हैं, उसका जूनियर स्टाफ भी कर सकता है, उसको कौन कर सकता है, जूनियर स्टाफ भी उसको कर सकते हैं, ठीक है। बाकी ये सारा जो अकाउंट्स बाद में हमारा बुक कीपिंग और अकाउंट्स में डिफरेंस आएगा, उसके लिए मैं पॉइंट बता रहा हूँ। बाकी जो और सारे प्रोसेस है उसके बाद, चाहे वो समराइजिंग हो, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन हो या कम्युनिकेशन हो, वो थोड़ा टेक्निकल बात होता है, तो उसके लिए हमारे सीनियर स्टाफ्स लगते हैं, ठीक है। उसके अलावा एक चीज और, जो ये मेरा आइडेंटिफिकेशन पहला, दूसरा मेजरिंग, तीसरा रिकॉर्डिंग और चौथा क्लासिफाइंग, ये रूटीन इन नेचर है। क्या है ये, रूटीन है, रूटीन इन नेचर यानी डेली या वीकली होता है। लेकिन जो मेरा समराइजिंग हो गया, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन होगा और कम्युनिकेशन होता है, वो ईयरली एक बार होता है, याद रखना, ठीक है। यस अब आते हैं हम बुक कीपिंग पे। तो बुक कीपिंग का ऑलरेडी मैंने डिफिनेशन बता दिया। क्या, बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ, bookkeeping is a part of accounting, being a process of recording financial transaction and event in the books of accounts. Thus bookkeeping involves पहला identifying financial transaction and event, measuring, recording और classifying। यही हो गया इसका डेफिनेशन, ठीक है। अब क्वेश्चन मेनली इसमें से क्या पूछता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, ये याद कर लेना, ठीक है, आ सकता है। ठीक है सर तो बुक पहले तो डेफिनेशन डाल दोगे कि बुक कीपिंग इज कंसर्न्ड विद आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट, मेजर करना, बुक रिकॉर्ड करना कीपिंग और जहाँ पे क्लासिफाई खत्म करना, होता है वहीं से अकाउंटिंग स्टार्ट होता है ना शुरू होता है। ऑल्दो बुक कीपिंग का जो है वो भी अकाउंट्स है, ठीक है। यस सर अकाउंटिंग इज कंसर्न्ड विद समराइजिंग, देखो थोड़ा कंट्राडिक्टरी है ये, यहाँ पे तो बोल रहा स्टार्ट्स विद, कंसर्न्ड विद समराइजिंग, लेकिन ऐसा नहीं है, ये सारा भी अकाउंटिंग का पार्ट होता है। अल्टीमेटली अकाउंटिंग का ही एक पार्ट है बुक कीपिंग, लेकिन डिफरेंस दिलाने के लिए इन्होंने बोला है बुक कीपिंग और अकाउंटिंग को थोड़ा सा अलग रखा हुआ, समझ रहे हो बात। यस सर इस स्टेज में ये पहले आता है, ये बाद में आता है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, बस मेंटेन कर देना, और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है हमारा पहला तो एसर्टेन कर देना रिजल्ट और उसको कम्युनिकेट कर देना, ठीक है। यस फिर अगला है हमारा नेचर ऑफ जॉब, ये रूटीन है और ये एनालिटिकल है, एनालिटिकल और डायनेमिक है, ठीक है। रूटीन का मतलब रेगुलर है, तो ये इसको करने के लिए जूनियर स्टाफ काफी है, तो इसके लिए सीनियर स्टाफ। स्पेशल स्किल क्या चाहिए इसमें, मैकेनिकल इन नेचर है, और ये दिमाग चाहिए इसके लिए, स्पेशल स्किल, एबिलिटी टू एनालाइज एंड इंटरप्रेट, ठीक है। तो डिफरेंस यस दोनों में देख लेना। बाकी ये एक अकाउंटेंसी है, इससे क्वेश्चन नहीं आता है, बस ऐसे ही देख लो, अकाउंटिंग इज अ सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग, बस बात खत्म, ठीक है। अकाउंटेंसी इज अ सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। बाकी अकाउंटेंसी और यस अकाउंटिंग में डिफरेंस नहीं आता है। अच्छा एक चीज अब मैं और पढ़ाता हूँ, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्या है, एक सेकंड। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कहने का मतलब दूसरा नाम क्या है इसका, इसको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी बोलते हैं, फाइनल अकाउंट भी बोलते हैं, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो यस सर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मेनली तीन टाइप का है, ठीक है। पहला जो है वो मेरा क्या बताता है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बताता है, दूसरा फाइनेंशियल पोजीशन बताता है, पोजीशन बताता है और तीसरा मेरा कैश फ्लो तीसरा पोजीशन कैश बताता फ्लो इंफॉर्मेशन है, पोजीशन बोल, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या बनाते हैं, इनकम स्टेटमेंट, ठीक है। इसको परफॉर्मेंस यस सर स्टेटमेंट भी बोलते हैं, परफॉर्मेंस स्टेटमेंट, ठीक है। तो इसमें हमारा दो चीज बनता है, पहला
ट्रेडिंग अकाउंट कब बनता है, समराइजिंग, और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है। ठीक है, दूसरा हमारा ये फाइनेंशियल पोजीशन, इसमें क्या बनता है हमारा, पोजीशन स्टेटमेंट, इसमें हमारा बैलेंस शीट बनता है, इसमें मेरा कैश फ्लो स्टेटमेंट बनता है। ठीक है, यस सर, अच्छा, जो मेरा ये है, इससे मुझे क्या पता चलता है, प्रॉफिट दिख रहा है ना, ये जो लिख रहा हूँ अभी, अर्न यस सर, लॉस इनकम, यानी जो मेरा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, उससे मुझे अल्टीमेटली क्या पता चला, प्रॉफिट अर्न प्रॉफिट और ऑन लॉस इनकम। इसके लिए हमने इनकम, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाया था, वैसे ही इसके थ्रू मुझे एसेट, हमारे एसेट्स, लायबिलिटी लायबिलिटीज और एंड कैपिटल का पता कैपिटल का, चलेगा कि कितना है। कैश फ्लो स्टेटमेंट से कैश का इनफ्लो, यानी बिजनेस में पूरे साल में एंड कितना आउटफ्लो। कैश आया और कितना पूरा कैश गया, और उसका नेट बता देगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। नहीं, तो इसी पे ये है, देखो बस ऐसे ही अब रीडिंग डाल दूंगा मैं। accounting information. As an information system, accounting collects financial data, records it in the books of accounts, classifies and summarizes it to produce financial information that is communicated to the user. समझ में आ गया होगा कि अकाउंट्स यस सर, जो भी डेटा होता है कलेक्ट करके फाइनली हम समराइजिंग में बनाते हैं और फिर उसको कम्युनिकेट कर देते हैं यूजर्स को। अकाउंटिंग बिगिंस विद आइडेंटिफाई, ये तो वही रिपीट कर रहा छोड़। ठीक है, पहला क्या बनाता है ये, इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू प्रॉफिट एंड और सरप्लस, तो उसके लिए फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट लॉस, रीडिंग डाल देना समझ में आ जाएगा ये। ठीक है, सेकंड है हमारा यस, इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू फाइनेंशियल पोजीशन, इसके लिए बैलेंस शीट बनाता है। तीसरा हमारा इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू कैश फ्लो, इसके लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाता है। ठीक है, वो भी यस सर, इंपॉर्टेंट है ये वाला। ठीक है, ये सारा आ सकता है कि व्हाट आर द कंस्टिट्यूएंट ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना थोड़ा सा, है ना। पहला क्या है हमारा कि रिलायबल होना चाहिए। यहाँ पे बोल रहा है कि जो हमारा अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है, जो समराइजिंग के अंदर हमने इंफॉर्मेशन बनाया, उसके अंदर क्या क्या क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए। पहला तो वो रिलायबल, क्या हो, रिलायबल होना चाहिए, रिलायबल हो, यानी जो हमारा इंफॉर्मेशन है वो एविडेंस पे रिलायबल हो, यानी एविडेंस हो उसके कॉरस्पॉन्डिंग, उसको वेरीफाई किया जा सके, कोई बायसनेस ना हो, मटेरियल एरर ना हो, गलती ना हो। ठीक है, दूसरा रेलिवेंट हो, यानी जो जरूरत है वही है। ठीक है, यानी जो भी आपने इंफॉर्मेशन दिया वही दिया जो जरूरत है, इरेलीवेंट इंफॉर्मेशन नहीं दिया। तीसरा अंडरस्टैंडेबल हो, यानी जिसको भी थोड़ा बहुत अकाउंट्स का नॉलेज है उसको समझ में आ सके। फिर चौथा, कंपेयर किया जा सके। ठीक है, और कंपेयर दोनों तरह का, इंट्राफॉर्म और इंटरफॉर्म कंपेरिजन। क्लियर, यस सर, सब पे एक एक दो लाइन याद कर लेना। अगला हमारा यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। यूजर्स ऑलरेडी हमने बात किया था, क्या क्या इंटरनल यूजर होता है और इंटरनल एंड एक्सटर्नल। एक्सटर्नल, तो जो भी है इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, वो सबका अपना अपना पर्पस होता है बुक्स को एज यूज, पर देयर नीड्स। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को यूज करने के लिए। पहला है हमारा इंटरनल में ऑनर्स है। ऑनर का पर्पस क्या होता है, ऑनर वो आदमी होता है जो बिजनेस में पैसा लगाता है, तो वो इस चीज में इंटरेस्ट रखता है कि कितना प्रॉफिट हुआ, उसे कितना रिटर्न मिलेगा। हाँ, और दूसरा कि क्या जो उसने पैसा लगाया वो सेफ है या नहीं है। वैसे ही मैनेजमेंट है सेकंड। मैनेजमेंट का क्या पर्पस होता है, मैनेजमेंट ये देखता है कि जो उसने पॉलिसी बनाया है उसी के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूशन हुआ या नहीं हुआ, प्रॉफिट देखता है वो। ठीक है, ताकि और जो भी दिक्कत आया उसको सॉल्व करके अगला पॉलिसी बनाने के बारे में सोचता है। तीसरा हमारा एम्प्लॉय और वर्कर है। बिजनेस का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एम्प्लॉय और वर्कर, तो वो भी चेक करता है कि अगर कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है तो उसका भी सैलरी या बोनस आए। ठीक है, अगला हमारा एक्सटर्नल यूजर। एक्सटर्नल यूजर्स वो होते हैं जो कि बिजनेस के बाहर के लोग होते हैं। ठीक है, तो पहला है बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। कोई भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लोन देने से पहले उस बैंक, उस कंपनी का क्या देखेगा, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देखेगा। ठीक है, कि क्या यस, मतलब लोन देना सही है, लोन दे के लेके वो भाग नहीं जाएगा ना, या इंटरेस्ट सही से दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। ठीक है,
सेम अगला है हमारा इन्वेस्टर्स और पोटेंशियल इन्वेस्टर। इन्वेस्टर तो वो है जो ऑलरेडी पैसा लगा चुका है, पोटेंशियल यानी लगाना अभी बाकी है, लगाने के लिए सोच रहा है, ठीक है। तो ये भी देखेंगे, ये अपने बिजनेस मतलब हमारे बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं, तो ये पैसा लगाने से पहले देखेंगे कि कितना पैसा उससे कमा सकता है, क्या सही है मेरे बिजनेस में पैसा लगाना या नहीं। अगला हमारा क्रेडिटर। क्रेडिटर वो होता है जो हमको सामान उधार पे देता है, तो सामान उधार पे ऐसे ही नहीं देगा ना, वो पहले मेरा क्रेडिबिलिटी देखेगा, वर्दीनेस चेक करेगा। हाँ, क्रेडिट वर्दीनेस चेक करेगा, ठीक है। अगला हमारा गवर्नमेंट एंड इट्स अथॉरिटीज। तो गवर्नमेंट किस चीज में इंटरेस्ट रहेगी, पहला तो उसका मेन फोकस रहेगा कि टैक्स सही से दे रहे हैं या नहीं, चाहे वो जीएसटी हो या इनकम टैक्स हो। फिर दूसरा उसका क्या इंटरेस्ट होता है, दूसरा इंटरेस्ट होता है कि रूल्स लॉज रेगुलेशन सही से पालन हो रहा है या नहीं, ठीक है। अगला होता है हमारा रिसर्चर। रिसर्चर होता है जो रिसर्च करते रहते हैं कंपनीज के बारे में कि किस कंपनी का अच्छा है इन्वेस्ट करना, पैसा लगाना, तो वो भी कहाँ से बताते हैं ये सारा, उस कंपनी का फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देख के। तीसरा हमारा कंज्यूमर। कंज्यूमर ये देखेगा कि जो भी कंपनी है वो सही मोराल पे काम कर रही है या नहीं कर रही है, ठीक है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मतलब जो प्राइस है वो ज्यादा एक्सेस चार्ज करे या ऐसा कुछ, ठीक है। पब्लिक का भी सेम ही लमसम में इंटरेस्ट होता है। देखो एक्चुअली जो बिजनेस है वो सोसाइटी में ही रन कर रहा है, तो सोसाइटी को वो क्या दे रहा है यहाँ पे ये फोकस होता है। फॉर एग्जांपल क्या वो सोसाइटी को एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, पैट्रोनेज टू सप्लायर्स, ये सब फोकस होता है हमें, ठीक है। अगला एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब कई बार आया है ये भी, इज अकाउंटिंग एंड आर्ट और साइंस। तो पहले तो क्लियर कर लो, आर्ट भी है और ये साइंस भी है, ठीक है। तो सबसे पहले बता रहे हैं कि आर्ट क्या है। आर्ट इज द टेक्निक व्हिच हेल्प्स अस टू अचीव आवर डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव। जो हम सोचते हैं उसको करने को ही आर्ट बोलते हैं। In the same way, accounting is an art of recording, classifying, summarizing financial transaction. It helps us in knowing the profitability and financial position of the business. यानी सबसे पहले हमने आर्ट का डेफिनेशन बताया, फिर ये बता दिया कि कैसे अकाउंट्स आर्ट है। फिर सेकंड क्या किया हमने, साइंस बता दिया कि साइंस क्या होता है। Any organized knowledge based on certain basic principles is called as science. In the same way, accounting is also a science as it is an organized knowledge based on certain basic principle, ठीक है। तो ये प्रूफ हो गया। अगला है हमारा सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग। देखो एक्चुअली दो सिस्टम्स होते हैं, एक होता है हमारा डबल एंट्री सिस्टम और दूसरा है हमारा सिंगल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम में क्या होता है, दोनों चीज हमेशा फॉलो होता है, डेबिट और क्रेडिट, यानी हमेशा जितना डेबिट होगा उतना ही क्रेडिट होगा। यही रीजन है कि लास्ट में मेरा बैलेंस शीट जाके मैच कर जाएगा, ठीक है। लेकिन सिंगल एंट्री में हम पूरा डेबिट क्रेडिट फॉलो नहीं करते हैं, कहीं डेबिट करते हैं, कहीं क्रेडिट करते हैं, कहीं कुछ नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे बैलेंस शीट और P&L ये सब बनता ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसमें मेरिट डिमेरिट पूछ सकते हैं। देखो दोनों में लॉजिकल कौन है ज्यादा अच्छा, डबल एंट्री है, लेकिन सिंपल सिंगल एंट्री है, ठीक है। फीचर्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, इट मेंटेन्स अ कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ईच ट्रांजैक्शन। डबल एंट्री के सिस्टम में कंप्लीट रिकॉर्ड मेंटेन होता है। इट रिकॉग्नाइजेस टू फोल्ड, यानी डेबिट और क्रेडिट दोनों ही मेंटेन करता है, ठीक है, द एस्पेक्ट ऑफ रिसीविंग और गिविंग। इन दिस सिस्टम वन एस्पेक्ट इज डेबिटेड एंड द अदर इज क्रेडिटेड, ठीक है। सेकेंड वाला पॉइंट उतना अच्छा नहीं है, फर्स्ट थर्ड। Since one aspect of the transaction is debit, other is credit, the total of the all debit is always equal to credit, ठीक है। हमेशा डेबिट और क्रेडिट इक्वल है, तो अल्टीमेटली लास्ट में भी जाकर डेबिट और क्रेडिट इक्वल हो जाता है, ठीक है। स्टेजेस वही है जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे, क्या पहले जर्नल, फिर लेजर, फिर फाइनल अकाउंट यानी समराइजिंग, यही इसका स्टेज है। अच्छा, एडवांटेज क्या है इसका, एडवांटेज पहला तो है ये साइंटिफिक है, पहला ये साइंटिफिक है। डबल एंट्री सिस्टम इज अ साइंटिफिक सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन एज कंपेयर्ड टू अदर सिस्टम्स ऑफ बुक कीपिंग। इट हेल्प्स अटेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन, डबल एंट्री में सब कुछ जो रिकॉर्ड इसका एडवांटेज है वही, हाँ उसका डिसएडवांटेज हो जाएगा, ठीक है, और जो इसका डिसएडवांटेज है उसका एडवांटेज हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अर्थमेटिकल एक्यूरेसी भी होता है, मैंने वैसे नहीं बताया पीछे कि ट्रायल बैलेंस क्यों बनता है, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक हो जाता है डबल एंट्री में, प्रॉफिट लॉस का एक्यूरेट पता चल जाता है, सेम फाइनेंशियल पोजीशन यानी एसेट लायबिलिटी का पोजीशन भी एक्यूरेट पता चल जाता है। ये छोड़ो, कंपैरेटिव स्टडी पॉसिबल है, हेल्प्स मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। जब सब कुछ सही है तो सब कुछ होगा, यानी हर वो ऑब्जेक्टिव जो हमारा अकाउंट्स का है, यानी जैसे पीछे जो हमने अकाउंटिंग का पढ़ा था वो सारा इसका
हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें हमने सब कुछ रिकॉर्ड किया तो कुछ गलती होगा, डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड और मिसअप्रोप्रिएशन इजीली पता चल जाएगा। अगला हमारा अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, इसमें क्या है, सिंगल, इसका दूसरा नाम सिंगल एंट्री और अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड भी है। इसमें हम अकाउंट फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड और सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स मे बी डिफाइंड एज इनकम्प्लीट डबल एंट्री सिस्टम, यानी सिंगल एंट्री या इसका दूसरा नाम इनकम्प्लीट डबल एंट्री, यानी थोड़ा बहुत डबल एंट्री फॉलो करते हैं। इन दिस सिस्टम ऑल ट्रांजैक्शन आर नॉट रिकॉर्डेड, यानी सारा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होता, केवल जो जरूरी है वही रिकॉर्ड होता है, ठीक है। इन सम ट्रांजैक्शन बोथ एस्पेक्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड, यानी कुछ में दोनों रिकॉर्ड होता है, डेबिट भी क्रेडिट भी, कुछ में केवल डेबिट, कुछ में केवल क्रेडिट रिकॉर्ड होता है, ठीक है। इन सम ट्रांजैक्शन बोथ एस्पेक्ट्स ऑफ द ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड व्हाइल इन अदर आइदर वन एस्पेक्ट इज रिकॉर्डेड और नॉट रिकॉर्डेड एट ऑल। इंस्टेड ऑफ मेंटेनिंग ऑल द अकाउंट्स ओनली पर्सनल अकाउंट एंड कैश बुक्स आर मेंटेन्ड, यानी सिंगल एंट्री में केवल वो पर्सनल अकाउंट और कैश बुक ही मेंटेन करते हैं। देखो, जो सिंगल एंट्री होता है वो सिंपल होता है, और ये कौन फॉलो करता है, जो छोटे छोटे स्मॉल बिजनेसेस वाले फॉलो करते हैं, ठीक है। इस वाले टॉपिक पे सिंगल एंट्री पे एक लास्ट में एक चैप्टर है, शायद चैप्टर नंबर 19 है, ठीक है। उस पे थोड़ा बहुत क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, इस चैप्टर मतलब इस टॉपिक से ही रिलेटेड वो चैप्टर है। The accounts maintained under this system are incomplete and unsystematic and therefore not reliable. Since all transactions are not recorded under this system, only double entry basis. ठीक है, since all transactions are not recorded under this system on double entry basis, it is not possible to prepare trial balance. As a result, profit and loss account and balance sheet cannot be prepared. Since कि हम double entry follow नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे कोई भी ट्रायल बैलेंस, P&L, ट्रेडिंग बैलेंस शीट कुछ नहीं बनने वाला है, ठीक है। चैप्टर तो वैसे खत्म हो गया, थोड़ा हम क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। Question number 1, accounting records transaction and event that can be measured in money terms. Is it in your opinion ये limitations और advantage? ये एक limitation, ये बोल रहा है क्वेश्चन कि अकाउंटिंग में केवल हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ही रख सकते हैं, यानी वो जो मेजरेबल है मनी टर्म्स में। तो ये एक तरह का लिमिटेशन है अकाउंट्स का, क्योंकि बहुत सारे हमारे नॉन फाइनेंशियल नेचर के भी ट्रांजैक्शन होते हैं जो कि बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, लेकिन नंबर नहीं है तो हम रिकॉर्ड नहीं कर पाते। दूसरा हमारा क्वेश्चन, resignation by marketing manager is not recorded in the books of account. Why? Because this cannot be measured in money terms. Third, bookkeeping is not a part of accounting. Do you agree? No. Bookkeeping is part, यानी false है। I do not agree, यानी कि bookkeeping is part of accounting, ठीक है। Is the basic objective of bookkeeping to maintain systematic record or to ascertain net result? इसका जैसे कि बुककीपिंग कहाँ शुरू होता है, आइडेंटिफिकेशन पे, और खत्म हो जाता है लेजर तक, यानी कि इसका मेन सिस्टमेटिक रिकॉर्ड मेंटेन करना। असर्टेन नेट प्रॉफिट रिजल्ट कहाँ समराइजिंग में होता है, तो वो तो हमारा अकाउंटिंग का पार्ट हो जाता है। फिफ्थ क्वेश्चन, रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन एंड इवेंट करेक्टली एंड प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल transactions, financial statement are objective of accounting. True. Which type of accounting? अगला हमारा illustration number यानी क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। Which type of accounting information shows profit earned और loss incurred? ऑलरेडी हमने बात कर लिया, दो चीज बनता है, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट और लॉस के लिए, ठीक है। लेकिन मेनली अगर एक ही ऑप्शन हो तो प्रॉफिट एंड लॉस बता दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, वैसे भी प्रॉफिट एंड लॉस को ही स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बोलते हैं, ठीक है। कंपनीज में ये नाम यूज करता है और बाकी वो में प्रॉफिट एंड लॉस बोलते हैं, ठीक है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू और फॉल्स। अकाउंटिंग में बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द पर्सनल जजमेंट, ठीक है, यानी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन अकाउंटिंग में डिफर, क्यों, क्योंकि ये एक आर्ट है, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर नॉट कंपेरेबल, फॉल्स, दे आर कंपेरेबल, ठीक है। Accounting information must be presented in such a way that only accounting people understand, false, anyone can understand with a basic knowledge, ठीक है। जरूरी नहीं कि आपको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन समझने के लिए अकाउंटिंग का बंदा होना चाहिए, ठीक है। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मस्ट बी रिलायबल, ट्रू, इट मस्ट बी रिलायबल एंड वेरीफाइबल, यानी कि जो मतलब जो एविडेंट हो, जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग एविडेंस हो, बस वही इंफॉर्मेशन हमारे अकाउंटिंग के अंदर आना चाहिए। सेलेक्ट द correct alternatives. Bookkeeping and accounting means same and are used, doesn't mean same and are not used interchangeably, means B होगा, क्योंकि देखिए
बी होगा क्योंकि दोनों अलग अलग है, ठीक है। ऑल्दो जो बुक कीपिंग है वो अकाउंटिंग का पार्ट है। अकाउंटिंग इंक्लूड्स बुक कीपिंग, डजंट इंक्लूड्स, ठीक है। Which of the following will not be recorded in books of accounts? Payment to salary यानी quality of staff, क्योंकि ये quantitative है, क्वालिटेटिव है यानी कि क्वांटिटी नहीं है, उसका नंबर में चेंज नहीं कर सकते। बुक कीपिंग इज कंसर्न विद रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल डेटा रिलेटिंग टू इतना डिजाइनिंग सिस्टम रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग समराइजिंग नहीं, यानी कि ए, केवल उसको रिकॉर्डिंग से ही मतलब सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग करना। विच इज द लास्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग एज अ प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टू द यूजर्स। Sixth है हमारा बेसिक फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज रिकॉर्ड ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन, इंटरप्रेट फाइनेंशियल डेटा, असिस्ट में रिकॉर्ड ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन। बेसिक फंक्शन यही होता है, सारा बिजनेस ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर देना, ठीक है। ट्रांजैक्शन आर पोस्टेड इन लेजर अकाउंट फ्रॉम जर्नल। Which of the following is not a business transaction? Business का purchase of LCD for personal use, क्योंकि उसने अपने घर के यूज के लिए LCD खरीदा। अगला, which of the following transaction will not be recorded in the books of account? Purchase of LCD for paying the amount of from personal bank account. परचेज किया अपने लिए और घर अपने ही पर्सनल अकाउंट से पे कर दिया, तो ये अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होगा, ठीक है। ऑल्दो अगर यहाँ पे पेमेंट वो बैंक के थ्रू करता तो फिर वो रिकॉर्ड हो जाता, ठीक है, अपने मतलब करेंट अकाउंट से करता तो, ठीक है, यानी बिजनेस के अकाउंट से। अकाउंटिंग डजंट शो द रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ बिजनेस, इट इज एन लिमिटेशन है, ठीक है, क्योंकि रियलाइजेबल वैल्यू पे दिखाई है ना, यानी जो एक्चुअल मार्केट में है, जिसको फेयर वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनल यूजर? इंटरनल यूजर में केवल मेरा 3 ही आता है, एक मैनेजमेंट यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एम्प्लॉय, और मैनेजर्स भी आ जाएगा उसमें, लेंडर बाहर ही है, तो ये बाहर का है, ठीक है, नॉट अ इंटरनल यूजर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग? कैरेक्टरिस्टिक्स क्या नहीं है? रिकॉर्डिंग नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, ये कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लिमिटेशन? लिमिटेशंस क्या है इसमें से? अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन रिप्लेसेस मेमोरी। लिमिटेशन क्या है? लिमिटेशन एविडेंस इनपुट असिस्टेंट, अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन भी कभी कभी होता है जो एस्टिमेट के थ्रू होता है, ठीक है, गोइंग कंसर्न वाला, ठीक। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर इज डिटरमाइंड बाय फाइनेंशियल अकाउंट, सॉरी कॉस्ट अकाउंटिंग होगा इसमें, सामान जो भी हमने बनाया उसका प्राइस कॉस्ट अकाउंटिंग के थ्रू पता चलता है। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंट्स इन्वॉल्व करता है रिलायबल दोनों, यानी बोथ ए एंड बी, ठीक है, चारों चीज होता है, रिलायबल, रेलेवेंस, अंडरस्टैंडेबिलिटी, कंपैरेबिलिटी। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक? क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स क्या नहीं है? कंपैरेबल, अंडरस्टैंडेबल, मटेरियलिटी नहीं है, ठीक है, ऑल्दो ये है रेलेवेंस के अंदर आता है, लेकिन अभी आप उतने नहीं है, बस सीधे समझिए ये नहीं है, वैसे ये है रेलेवेंस के अंदर होता है, ठीक है। which qualitative characteristics of accounting information is clearly presented, मतलब वहां पे गैप हो गया, मुझे समझ में नहीं आया। विच क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, बाकी यहाँ पे थोड़ा सा गैप आ गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा है को क्या क्वेश्चन पूछने का कोशिश कर रहा है। Which of the following, which external user of accounting information is most interested in knowing the long term solvency? long term solvency कौन होगा? जो लोन देगा, ठीक है। Give the meaning of accounting, ठीक है। Any two functions of accounting, okay. What are the steps involved in the process, okay. Name the branches, okay. Bookkeeping, functions of bookkeeping, name two objectives हो जाएगा। Advantage पढ़ा दिया, limitation पढ़ा दिया, external user हो गया, two accounting system, double entry, single entry, name the external user of accounting information from whom firm purchases goods, creditor होता है या supplier of goods भी बोल सकते हो उसको। In the basic objective of bookkeeping to maintain systematic record or to ascertain net result, ये सिस्टमेटिक रिकॉर्ड होता है, ठीक है। और नेम द एक्सटर्नल यूजर डायरेक्टली कंसर्न विद अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, नेम द एक्सटर्नल, हाँ वो तो क्रेडिटर, बैंक्स, इन्वेस्टर्स, रिसर्चर्स, सब कुछ हो सकता है, ठीक है। बाकी ये सभी क्वेश्चन आप ट्राई करिएगा। चैप्टर 1 ऑलमोस्ट 40 to 50 मिनट या शायद 1 आवर्स हो गया है, तो बढ़िया से आपका ये चैप्टर हो गया। इस चैप्टर से आप 2 से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, तो बुरा नहीं है अगर 1 घंटे में 2 से 4 मार्क्स अगर आपका कवर हो गया। थोड़ा सा मैं नहीं ज्यादा धीरे चला था, नहीं ज्यादा फास्ट, यानी मीडियम में मैं चला, यानी वो बच्चे जो कि थॉरली पढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी ये वीडियो है, और जो रिवीजन टाइप पढ़ रहे होंगे उनके लिए भी ये वीडियो है। तो चैप्टर 1 आपका कंप्लीट हुआ, सेकंड थर्ड चैप्टर ऐसे ही आगे आता रहेगा। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मन करे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।